हेलो फ्रेंड्स। आज का करंट अनप्लग बाय राजीव का एपिसोड थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इसमें मैं अकेले बात नहीं करने वाला हूं। मैं अपने बहुत ही प्रिय मित्र श्री संजीव कपूर जी को आज के एपिसोड में लेके आया हूं। संजीव कपूर जी जो हैं वो प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और रिसेंटली उन्होंने एक किताब लिखी है, आप तो सीए हैं। आप देख सकते हैं इस किताब को। ये संजीव कपूर जी का बेसिकली एक तरीके से समझ लीजिए कि मेमोयर है। इसमें कोई सीए का ज्ञान नहीं दिया उन्होंने, बट अपने जीवन के बारे में, उनके जीवन के इर्द गिर्द आसपास में जो लोग रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने अपना समय व्यतीत किया है, उनके बारे में उनके क्या विचार हैं और उन लोगों के उनके बारे में क्या विचार हैं, वो प्रस्तुत किए गए हैं। तो आज हम संजीव कपूर जी से समझेंगे, जानेंगे सीए प्रोफेशन के बारे में, साथ ही साथ इस किताब के पीछे की कहानी के बारे में। संजीव जी, आपका स्वागत है करंट अनप्लग बाय राजीव में। और मैं अपने प्यारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैंने आह्वान किया था कि आप लोग करंट अनप्लग को थोड़ा प्रोफेशनल चैनल बनाने के लिए मेरी मदद करें, संजीव जी सबसे पहले उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने मुझे कंट्रीब्यूट किया था, फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, और वहीं से हमारी दोस्ती जो है वो बढ़ी। उसके पहले मेरी उनसे पहचान नहीं थी, परंतु 2-3 महीनों में उनसे मेरी काफ़ी बातचीत हुई है और काफ़ी अच्छे आइडियाज़, बहुत यूनिक आइडियाज़, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें जो है संजीव जी टाइम टू टाइम मुझे बताते आए। तो संजीव जी, आपका स्वागत है। मुझे जानना है और दर्शकों को जानना है इस किताब के पीछे की कहानी। ये किताब कैसे आई, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, सो आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी टू कम एंड टॉक टू देम। तो ये मेरी जो जर्नी को जो सीए में करीब 36 इयर्स हो गए हैं, और ये 36 इयर्स में बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई हैव लर्न। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। तो आइडिया यही था कि हम ये सबके साथ इसे मैं शेयर करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी बुक्स मेरे को जो सीए की मिली नहीं है वेयर दे हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे और जाके उन्होंने अपनी स्टोरी लोगों के साथ भी शेयर करी हो। सो इसमें दिस इज, यू कैन से बिहाइंड द सीन्स वी आर ऑल्सो लाइक नॉर्मल पीपल। ऐसा नहीं है, इधर वी आर ग्लोरीफाइड और मेलाइंड ऑल्सो समटाइम्स। तो ऐसा नहीं है, वी आर नॉर्मल पीपल। और ये जो बिहाइंड द सीन्स है, दैट हाउ वी हैव undertaken this journey over the years. So that's what it is about. And there are some lessons also which I have shared for the inspiring the budding CAs, or the people who have joined CA. तो ये उनके लिए है। संजीव जी, थोड़ा सा दर्शकों को आप बताएंगे कि किस तरीके के आपने इसमें जो आपने बताया कि होने वाले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए आपने वर्ड ऑफ एडवाइस जो है वो इस किताब में लिखा है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो दो चार कुछ ऐसे आप जो आपने किताब में लिखा है, दो चार कुछ ऐसी बातें इस प्लेटफॉर्म पे भी आप दोहरा सकते हैं। हाँ, तो एक्चुअली ये जो है बुक के अंदर, ये जर्नी आपको जो पढ़नी पड़ेगी, नॉट टू जस्ट सेल द बुक आई एम सेइंग, बट व्हाट वी गो थ्रू जब हम अपनी सीए की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं, वो अपने आप में एक जो लेसन है उन बच्चों के लिए। सेकेंडली, इन द एंड एक मैंने इसमें भी चैप्टर इंक्लूड करा है जहाँ पे उन बच्चों के लिए मैंने आई हैव पुट वेरियस थिंग्स कि उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे उनकी लाइफ इसमें अच्छी चलेगी, क्या क्या चीज़ें उन्हें। और वो बहुत मैसिव नहीं है, 10-12 पॉइंट्स हैं उसमें मुश्किल से, बट वो जो शॉर्टकट नहीं है। रोज़ वो उस चीज़ को अगर करेंगे तो उससे आई थिंक उनकी सीए की जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो सकता है। ओके, तो तो उसमें से एक बातें बताएंगे। हाँ, हाँ जी।
तो एक तो उसमें है कि हमारे सीए में कोई शॉर्टकट नहीं है, वी डोंट हैव एनी शॉर्टकट्स। और आजकल देयर इज अ वर्ड कॉल्ड हैक, हैक मिल गया, हैक मिल गया। तो हमारे यहाँ हैक नहीं होता है, यू हैव टू ग्राइंड इट आउट। देर इज हार्ड वर्क एंड देर इज प्योरली हार्ड वर्क। सो अगर कोई बोलते हैं मैं ये कोर्स करा दूंगा तो हैक मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सो यू प्लीज बी अवे फ्रॉम दैट। दूसरा ये है कि हमें बहुत पेशेंट होना होता है। ये पेशेंस इज द की। पेशेंस इज नॉट समथिंग कि आप काम कर रहे हैं, काम में पेशेंस चाहिए आपको, आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पेशेंट होना पड़ता है। एंड अबव ऑल देयर शुड बी नो फियर ऑफ फेलियर्स, क्योंकि सीए में फेल होना ही होना है। इट इज़ यू नो द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और उसके बाद आप उस फेलियर से कैसे ऊपर आते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड एज आई हैव रेड समवेयर के अमेरिकन नेवी सील्स में जब वो लोगों को इंटरव्यू करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, उसमें उन्हीं लोगों को वो लिया जाता है, those who have failed in life sometime. Those who have not failed, they are not taken because they know how to deal with the stress or with the problems. उन्हें सक्सेसफुल लोग नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ ये फेलियर इज पार्ट ऑफ द करिकुलम। सो दैट्स व्हाट इट इज। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि फेलियर जो है, यूजुअली लोग लाइफ में एक बार फेल होते हैं तो बहुत ज़्यादा अपना विवेक खो देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला जाता है। और आपने नेवी सील के साथ में कनेक्ट जो किया यूएसए की, जो एकदम टॉप क्लास की आप समझ लीजिए डिफेंस फोर्स मानी जाती है, उसमें जो लोग लाइफ में अपने अलग अलग मुकाम पे फेल होते हैं उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये बहुत ही यूनिक और अलग बात आपने बताई। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने लगभग आप 1971 में फर्स्ट क्लास में गए थे, राइट? तो 1983-84 के आसपास में आपने 12th किया होगा। 84 84 उस समय में तो इंजीनियरिंग और मेडिकल या आईएएस यूपीएससी इन सब का बोलबाला था। तो आप सीए प्रोफेशन उतने फैशन में नहीं आया था, इट वाज नॉट इन वोग। सो हाउ कम, आई मीन आपने कैसे जो है वो आप सीए प्रोफेशन में कैसे पदार्पण किया? आपने आपने क्यों ऐसा सोचा कि मुझे सीए करना चाहिए, मुझे मेडिकल या इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए? उस पर थोड़ा सा बताइए। सो ऐसा था कि आई हैव मेंशन्ड दिस इन माय बुक आल्सो। आई हैव मेंशन्ड इट कि माय अंकल ही वाज अ सीए। मेरे अंकल जो हैं, ही वाज अ सीए and he was the founder members of the Institute of Chartered Accountants of India. उसके बाद सीए करा हूँ उनके पास। और मेरे लिए एक नेचुरल चॉइस थी, but it was not even a choice. You know, I always wanted to be a CA after seeing both of them. और अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे सीएस की डिफरेंट होती थी, which was very very different. You know, they were very upright, very disciplined, and they were a very the big pillars of the society. You know, they used to be lead by example. तो वो जो तभी से ऐसा था कि जी उन्होंने करा है तो मेरे को भी सीए करना है। एंड इट वाज अ नेचुरल कॉलिंग फॉर मी, इट वाज नथिंग एल्स, एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन कि मेरे को कुछ और करना है। डे वन इट वाज कि मैंने करना है, एंड दैट्स व्हाट वी डू। अच्छा, आप जब सीए प्रोफेशन और आपको पता कि उस टाइम में सीए प्रोफेशन में बहुत ही इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब टॉप क्वालिटीज जो है ये मानी जाती थी। उसके बाद से हमने कंटिन्यूसली देखा है कि प्रोफेशन में काफ़ी गिरावट आया। बैंकों के लोन्स हमने देखे, सीए सर्टिफाइड काफ़ी सर्टिफिकेट्स इशू किए गए बैंक्स को अपने क्लाइंट के एवज में। बहुत सारी अलग अलग जगहों पे हमने सीए लोगों की संलिप्तता पाई है जहां जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये सीए प्रोफेशन में जो चरित्र में जो गिरावट आई, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? पहले बहुत ही इंटीग्रिटी वाले लोग, बहुत ज्यादा ऑनेस्टी वाले लोग, इस तरीके के लोग सीए प्रोफेशन में एंटर कर रहे थे। ये कैसे चारित्रिक ह्रास हुआ, ये थोड़ा समझाइए मुझे। देखिए, मैं आपको
मैंने अपनी ये बुक में जो नंबर्स भी शेयर करे हैं कि हमारे यहाँ मुश्किल से जो 4 लाख सीए हैं, ठीक है, और 4 लाख सीए में से करीब 2.5 लाख के करीब जो हैं दे आर अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो वी हैव ओनली अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 सीएस। उस पीरियड में भी सीए थे और इकोनॉमी का साइज ये कुछ भी नहीं था, इकोनॉमी का साइज कुछ भी नहीं था। अभी थिंग्स हैव चेंज्ड, यू नो, बहुत बहुत चेंज हो गया है, इकोनॉमी का साइज चेंज हो गया है, और उसके लिए द नंबर ऑफ सीएस आई थिंक इज वेरी लेस, दो पीपल विल नॉट अग्री, एंड आई कैन very proudly say that my institute is one of the best institutes in the world. ICI is head above all the institutes in the world. ये आप देखेंगे, जो गूगल भी करेंगे तो पता लग जाएगा हमारा जो एग्जाम का कैलिबर है वो क्या है, ठीक है। प्रोफेशन में ये कुछ हाईलाइट हो रहा है कि some CAs are not doing good and all. प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो सीए की वजह से नहीं है, ये सोसाइटी की वजह से है। वी हैव प्रॉब्लम्स इन अदर प्रोफेशंस आल्सो which you don't tend to highlight. You have doctors, you have lawyers, you have engineers, you have all kinds of people, और bureaucrats भी हैं आपके पास, who are, maybe I will not use the word, but they are not doing the job. That's the word I'll use. So yes, हमारे यहाँ भी हो सकता है कि some people have not done their job well, but उसे लेके we cannot brand the entire profession as such. कुछ लोग होते हैं वो सारी जगह सारे प्रोफेशंस में होते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि वी आर लाइक दी फिल्म स्टार्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, तो हम जरा हाईलाइट ज़्यादा होते हैं, और क्या, दैट्स व्हाट इट इज। आपने जो नंबर दिया कि इस देश में प्रैक्टिसिंग सीए लगभग 2 लाख हैं जो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग इन सब का काम करते हैं। 140 करोड़ के देश में 2 लाख प्रैक्टिसिंग सीए, मतलब 7,000 लोगों पे एक सीए। तो आपको क्या लगता है, मतलब टैक्स फाइलिंग से लेके तो आप देखिए कंपनीज तक, आई मीन ये कुछ ज्यादा ही बोझ नहीं हो गया एग्जिस्टिंग सीएस के ऊपर? आपको इस पे बताता हूँ मैं। तो आपने मेरे से जो अभी वो जो शुरू में कहा था कि ये जो किताब क्यों आई और कैसे, तो क्या है कि देखिए हमारे यहाँ जो पास परसेंटेज है वो तो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली, बिकॉज वी हैव अ स्टैंडर्ड। हमारे इंस्टीट्यूट का एक स्टैंडर्ड है, उससे नीचे तो कभी जा नहीं सकता, ठीक है ना। तो वो नंबर्स ये बढ़ेंगे कैसे, नंबर्स कैसे बढ़ेंगे? तो वो नंबर ऐसे ही बढ़ेंगे जब ज़्यादा लोग हमारे प्रोफेशन में आएंगे, क्योंकि परसेंटेज तो चेंज नहीं होने वाली, पास परसेंटेज थोड़ी बहुत चेंज होती है, वो ठीक है। सो द आइडिया ऑफ दिस बुक वाज आल्सो टू इंस्पायर द यंगस्टर्स टू ज्वाइन दिस प्रोफेशन, क्योंकि वो नंबर्स तो तभी बढ़ेंगे जब इसमें लोग आएंगे, और ये ज़्यादा लोग आएंगे। मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज्यादा लोग बैठेंगे, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, एंट्रेंस में आए या फिर ग्रेजुएशन के बाद भी आ सकते हैं। तो आज की डेट में कितने लोग बैठते हैं सर यूजुअली एंट्रेंस? ये नंबर तो मेरे पास नहीं है अभी, आई विल नॉट बी एबल टू शेयर, बिकॉज आई एम, जो हमें जो रूट से, जो ग्रास रूट से, या जो लोग हमारे पास आते हैं, उससे ये है कि नंबर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, उतने ज़्यादा नंबर नहीं, और मे बी मेट्रोज में ज़्यादा लोग आते हैं, दूसरी जगह उतने नहीं आते हैं। सो ये नंबर्स को जो है बढ़ाने के लिए वी हैव टू इंस्पायर द पीपल, क्योंकि लोग ऐसे भी नहीं आते कि यार नहीं, ये तो बहुत टफ है, छोड़ो, सो जस्ट लीव इट, बाकी कर लो। लेकिन ऐसा है नहीं, हम ये बच्चे पास तो होते ही हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते हैं, और इट इज़ अ वेल पेइंग प्रोफेशन, बट येस देयर इज़ हार्ड वर्क, देयर इज़ हार्ड वर्क। आपको क्या लग रहा है कि ये एमबीए फाइनेंस कोर्सेज, या जैसे सीएफए एक नया कोर्स आया है जो बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में पॉपुलर हो रहा है,
तो क्या ये सारे कोर्सेज जो हैं, बच्चे सोच ले रहे हैं कि हम भाई एमबीए कर ले, उसमें फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन रख लें, या हम सीएफए कर लें, तो ये कोर्सेज कहीं जिम्मेदार हैं क्या? नई जो कोर्सेज आ रही हैं घटते हुए संख्याओं में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं सीए के लिए? नहीं देखिए, एक तो ये नंबर्स हमारे बढ़ तो रहे हैं, बट बाकी के जो प्रोफेशंस हैं उसका कंपटीशन तो आता ही है। और सेकेंडली देखिए, सीए में ये है कि एंटरिंग सीए में भी आपने एंटर तो कर लिया, निकलना मुश्किल है, क्वालिफाई इजी नहीं होते, ठीक है। और बाकी में ये है कि अगर मैंने एमबीए एंटर कर लिया तो मैं एमबीए तो बन ही जाऊंगा, सीएफए कर लिया तो मेरा कंप्लीट तो हो ही जाएगा। यहाँ पे थोड़ा हमारे यहाँ थोड़ा सा डाइसी रहता है कि उसको आपने अचीव करने में देर आर वे पीपल व्हिच विल ड्रॉप आउट इन बिटवीन, काफी ड्रॉप आउट भी होते हैं। पासिंग परसेंटेज क्या रहता है इसमें? सर अब 1%? तो नहीं, अब तो बढ़ गया है। अब तो जो है, अब तो जो 15-20% के आसपास आता है। लेटेस्ट फिगर्स तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि उसमें सिंगल ग्रुप का भी आता है, डबल ग्रुप का भी आता है। पहले से पासिंग परसेंटेज काफ़ी बेटर हो गया, बट देन ओवरऑल नंबर तो वे तभी इंक्रीज होगा जब ज़्यादा लोग आएंगे। आपका जीएसटी के ऊपर में क्या व्यू है, नंबर वन? नंबर टू, अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने 15 अगस्त को अनाउंस किया कि जीएसटी की दरें हम कम करेंगे, कुछ दरों को हटाएंगे। तो आपका क्या व्यू है, क्यों ऐसा मतलब जो है वो करने की आवश्यकता पड़ी है? क्या कंजम्पशन देखिए इंडिया में सही में बहुत स्लो डाउन हुआ है? देखिए ऐसा है कि जीएसटी was a very good step for the country as such। मेरी ये जो पर्सनल ओपिनियन है, ना मेरे इंस्टीट्यूट की है ना किसी और की है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जब वो लाया गया था, हाफ बेक्ड था। इट वाज नॉट फुली रेडी। एंड ऑफ कोर्स एनीथिंग व्हिच कम्स इट हैज इट्स ओन टीथिंग प्रॉब्लम्स आती ही हैं। इतना बड़ा चेंज आया है, सारे टैक्सेस एक टैक्स में जो है आपने उन्हें सब्ज्यूम करा है, तो लाइक एक्साइज भी आ गया, सर्विस टैक्स भी आ गया, तो उसको सेटल डाउन होने में टाइम तो लगता ही है। सो इट वाज अ गुड स्टेप, बट देन उसमें कॉम्प्लिकेशंस थी, और जो डेफिनेशन, जो आपकी जो डेफिनेशंस की, रेट्स की, उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। और जो अभी जो पीएम साहब ने अनाउंस करा है कि आपके स्लैब्स को कम करेंगे, आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि उससे सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, खाना पैक्ड नहीं है तो कुछ रेट है, पैक्ड है तो कुछ रेट है, वही खाना आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो कुछ है, उसमें गलती नहीं है, बट इट टेक्स टाइम टू इवॉल्व। वो जिसको प्रॉब्लम आती है उसे आती है, इट्स अ फैक्ट, हमें भी आती है। बट आई थिंक अगर ये रैशनलाइज हो जाएगा तो उसमें लाइफ जो है काफ़ी ईजी हो जाएगी सबकी, काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक a certain amount of the benefit will pass on to the consumers also, if the companies pass it on। सर थोड़ा सा आप अपनी फर्म के बारे में बताइए, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, सर कितना बड़ा सर प्रैक्टिस है, कितने पार्टनर्स हैं? जी। I am not ethically allowed to talk about my firm, so I can just say that I am from the New Delhi, India, and I will stop at that। व्हाट यू सेड, प्लीज रिपीट इट अगेन। मैंने कहा कि मेरे को एथिकली अपनी फर्म के बारे में बात करना अलाउड नहीं है, सो आई विल जस्ट से आई एम इन न्यू दिल्ली, इंडिया। न्यू दिल्ली इंडिया, आप ये बोल रहे हैं न्यू दिल्ली यस इंडिया यस में मैं यस यस यस, एक ही प्रैक्टिस बस करता दैट्स हूँ? इट। जी जी जी, ओके। यस। नहीं तो ये फर्म में आप आई मीन यू आर द लीड पार्टनर और देयर आर मेनी मोर अदर पार्टनर्स आल्सो? Sir, I would like to avoid that, because I have certain ethical boundaries, where I can talk about the profession and other things, but I cannot talk about this. Please excuse me. ओके ओके, नो इश्यूज। आपको कोई भी ऐसे सवाल नहीं पूछे Like जाएंगे I'm not जिसको supposed. No, जी। I am not supposed to advertise and solicit business in any which way, and I think I will hold my the morals of my institute। ओके फाइन। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर या सीए
ये सब प्रोफेशंस में क्या होता है कि आप जो प्रोफेशनल्स रहते हैं ये अपनी फर्म्स को, अपने हॉस्पिटल्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा उसके लिए एडवर्टाइज या ब्रांडिंग नहीं कर सकते। ये इंस्टीट्यूट्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो ICAI जो इनका एपेक्स बॉडी है इसके द्वारा जो है संचालित होता है। हालांकि डॉक्टर्स बताते हैं कि भाई हम इस हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम यहाँ काम करते हैं, बट कपूर साहब जो है वो बताना नहीं चाहते हैं कि वो कौन सी फर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि एथिकल बाउंड्रीज में घिरे हैं। दूसरी चीज़ मैं ये समझना चाहूँगा, कपूर साहब आपका फ्रेम स्टिल, हाँ अभी आ गए आप फ्रेम में बिल्कुल भी नहीं थे। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, वो बीच में कॉल आ गई थी, माय अपॉलॉजीज। ओके। सो मैं ये समझना चाहता हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दो तरीके के टैक्सेस इंडिया में हैं, और हमने देखा है कि अधिकतर प्रोफेशनल्स जो हैं वो या तो किसी कॉरपोरेट के लिए काम करते हैं या वो डायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST हो गया, इसकी फाइलिंग के लिए बहुत कम प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, और ये बहुत सारे छोटी छोटी जो कंपनीज हैं, SMEs हैं, उनसे बहुत बार कंप्लेन आई है कि GST के कंप्लायंस में क्यों गड़बड़ी हो जाती है। तो वो बताते हैं कि भाई हमारे पास में प्रोफेशनल्स ही नहीं है, और जो थोड़े बहुत प्रोफेशनल हमारे शहर या कस्बे में अवेलेबल हैं वो ओवरबर्डन है। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके इस तरीके की समस्याओं के उपचार के लिए आपके पास में क्या सुझाव है, और ICAI जो आपका एपेक्स बॉडी है वो क्या सोच रहा है, इस चीज को किस तरीके से सॉल्व किया जाए? सर देखिए, ऐसा है कि GST अभी भी कॉम्प्लेक्स है, इट इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और उसकी जो कंप्लायंस जो है इट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अब उस केस में क्या है, पहले इट यूज टू बी वैट, पहले वैट होता था और एक्साइज अलग था, बट वैट वाले लोग जब आए हैं मेजरली, जिसे आप SME बोलते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो वैट था और वैट के बदले में जो GST आ गया, ठीक है। अब जो दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स, इट नीड्स मोर टाइम, it needs more time to reconcile the things, no doubt। काफी सॉफ्टवेयर और काफी कुछ, वैट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है GST, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, इसमें कंप्लायंसेस ज़्यादा हैं, और उसकी वजह से क्या है कि पर्सनली स्पीकिंग इट इज़ नॉट अ वेरी रेम्यूनरेटिव एक्सरसाइज, ठीक है। और मैं अगर कोई वैट की पेमेंट एक X अमाउंट कर रहा था, तो उसको अगर मैं टाइम में कन्वर्ट करके उसको मैं 5x आज बोल देता हूँ कि मुझे 5x का टाइम अभी लग रहा है, तो the fees should be 5x, so that is not acceptable to him and it should not be, I can understand that। वहाँ पे फिर वो नंबर्स उतने आपको नहीं मिलते हैं to execute their work, and that is a thing which cannot be really shouldered by ICAI only। It is to be discussed by all the stakeholders, and the solution has to come from all of them, not from ICAI cannot do this। ICAI already has a lot of things to do। दर्शकों के समझने के लिए मैं बता दूं संजीव कपूर जी क्या समझाना चाह रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स के लिए GST की फाइलिंग करना, क्योंकि इसमें जो फीस मिलती है वो बहुत कम रहती है, और जो नंबर ऑफ आवर्स यानी जो मेहनत आप लगाते हो इस पूरे काम को करने के लिए वो बहुत ज़्यादा आपका जो है वो समय जो है वो कंज्यूम करता है, और उस समय के अनुपात में आपको फीस उतनी ज्यादा नहीं मिलती है। ये भी कारण है कि और दूसरी बात GST में कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है, वैट से भी ज्यादा कंप्लायंसेस है, तो समय ज्यादा खाता है वो एक प्रोफेशनल का, और उसके हिसाब से फीस जो है वो उस रफ्तार से उतनी ज्यादा उनको नहीं मिलती है। तो चूंकि ये बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है, इसलिए भी बहुत कम CA हैं जो GST में अपनी सर्विसेज देना पसंद करते हैं। उसके बदले वो सोचते हैं कि भाई मैं कहीं और अपना अटेंशन लगाऊं, कहीं और ध्यान दूं,
तो शायद मैं ज्यादा अर्न कर सकूं अपने लिए, अपनी फर्म के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, जेन्युइन आंसर इट है इज जी। इट इज नॉट अबाउट अर्निंग, सिर्फ अर्निंग की बात नहीं है। हमारा हमारे स्टैट्यूटरी फंक्शंस हैं कुछ, हमारे को ऑडिट भी करना होता है। वी हैव टू डू ऑडिट्स आल्सो, वी हैव टू डू अंडर कंपनीज एक्ट। हमारे को टैक्स ऑडिट करने हैं, हमारे को जो दूसरी जो सर्टिफिकेशन करनी है उसमें भी टाइम हमारा कंज्यूम होता है। तो हमें उसी हिसाब से जो डिसाइड करना पड़ता है कि जो क्या काम करें क्या ना करें। नहीं तो जैसे कोई सीए चाहे कि मैं सिर्फ जीएसटी का काम करूं, तो करते भी हैं, उसके दे आर ऊपर कोई डूइंग इट। मैंडेटरी और कंपल्शन है कि उसको ऑडिटिंग जो है वो करना नहीं पड़ेगा जाके नहीं बैंक नहीं का नहीं इसका? नहीं हाँ तो वही नहीं, इट इज अ एग्जैक्टली मैं मैटर। वही बोल रहा तो यू सी देयर आर सीएस जो अब आपका दुबई में वैट आ गया है, दुबई में वैट आ गया है, यहाँ के सीए वहाँ के वैट की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हूँ। हाँ दे आर डूइंग इट, मतलब दे आर डूइंग इंडिया इट। बैक तो ऑफिस। अगर, हाँ, तो अगर मुझे भी दुबई का वैट मिलेगा तो मैं वहाँ का करूँगा रादर देन पे डूइंग द प्रैक्टिस है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज वेल पेइंग देयर, इट विल नॉट पे सो वेल हियर। वो इंडिया उतना कॉम्प्लेक्स इंडिया भी नहीं। इंडिया पे वेल नहीं करता और कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, यही आप कहना चाह रहे हैं? सर एम आई राइट? पे वेल नहीं सर, जो छोटे एमएसएमई हैं जी उनकी कैपेसिटी भी तो नहीं है ना पे करने की, वो जो नहीं कर सकते। हमें अंडरस्टैंड एग्जैक्ट। करना है ये सिर्फ जो वन वे स्ट्रीट नहीं है कि सीए इतने पैसे चाहता है, ऐसा नहीं है। उसमें टाइम लगता है, वो छोटा यूनिट है, उतने पैसे नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, इट इज ओके, इट या इज दैट्स राइट, ओके, वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, दैट जो हैज टू बी सीए एक्सेप्टेड। जो सीए का जो एक्सपेक्टेशन है उतना देने वाले क्लाइंट्स यहाँ पे है नहीं, जो नंबर ऑफ आवर्स कुछ वो छोटे लगाता हैं, है ऑडिटिंग के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें टाइम भी लगता है, उसमें टाइम भी लगता है हमारा। एग्जैक्टली तो दर्शकों के समझने के लिए ये समझिए कि यहाँ इंडिया में काफी ज्यादा जो है वो कंप्लायंसेस हैं, नंबर ऑफ आवर्स कंप्लायंसेस ज्यादा होने के कारण ज्यादा स्पेंड होते हैं। क्लाइंट जो अच्छा पे कर सकते हैं उसका बेस बहुत बड़ा नहीं है, पर सीए के लिए उतने ही घंटे मेहनत करना है जितने उस घंटे में यदि वो किसी और देश में, जैसे दुबई का साहब ने एग्जाम्पल दिया कि वहां पे इवॉल्व हो रहा है, इतने कंप्लायंसेस भी नहीं है, एंड दे पे वेल ऑल्सो बिकॉज वहां की जो क्लाइंट्स हैं उनके पास में पैसे हैं, इंडिया में नहीं है वो चीज। तो ये भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है जिसके कारण में जो है वो जीएसटी, मतलब लोग बोलते हैं कि हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलते हैं जीएसटी की फाइलिंग करने वाले, बट जीएसटी में काम करने वाले या सीए लोग जो है उनका ये मानना है कि भाई जो नंबर ऑफ आवर्स वो स्पेंड कर रहे हैं उस हिसाब से इसके अंदर में रिटर्न नहीं है, क्योंकि क्लाइंट्स की पेइंग कैपेसिटी नहीं है। ओके, तो ये एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसके ऊपर में सभी को मिलके जितने भी स्टेक होल्डर है, जैसा कपूर साहब ने कहा कि ये अकेले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात नहीं है, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलके इस पे सोचना होगा, क्योंकि ये वाकई में समस्या तो है और इस समस्या को सॉल्व करना जो है अकेले सीए का काम नहीं है। हम सबको मिलके स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं इसमें, उन सबको मिलके इसमें काम करना होगा। कपूर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए, बात करने के लिए। आप लोग जरूर इनकी किताब पढ़िएगा यदि आपको समय मिले तो। बहुत मेहनत करके इन्होंने किताब लिखा है, बहुत बिजी इंसान है और I will बडिंग। show the book once again. या This is my book. प्लीज और शो इट। और आप इसे आपका इसे स्क्रीन भी फ्रीज हो गया। पढ़ें। हाँ, आप इसे पढ़ें और मेरे को आप सबकी वो फीडबैक, आई विल बी हैप्पी, अच्छी बुरी जो भी है, आई विल बी हैप्पी टू रिसीव इट। आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए सो दैट लोग आपको फीडबैक दे सके। हाउ दे विल गिव यू फीडबैक? हाँ सर, वो जो बुक में ही दिया हुआ है, अच्छा, बुक में वो दिया है। sanjeevkapoor.in, उसमें दिया हुआ है और मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूंगा, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आप उसे शेयर कर दीजिएगा फिर। श्योर श्योर श्योर। बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब। और मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि मैं एक नया सोच रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट था, अब इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी मिली। जो भी बडिंग ऑथर्स हैं, नए ऑथर्स हैं, पुराने ऑथर्स हैं, सीजन्ड ऑथर्स हैं, है ना, एक्सपीरियंस्ड ऑथर्स हैं, इन सब के लिए करंट अनप्लग बाय राजीव एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा
जहां पे हम ऑथर्स को लाएंगे अलग 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 प्रोफेशन से, जो अपने व्यूज अपने विचार जो हैं वो मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। उसी श्रृंखला में ये सबसे पहला इंटरव्यू मैंने आज संजीव कपूर जी का लिया। धन्यवाद कपूर साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग थैंक टू यू आवर वेरी मच, थैंक यू जी, बाय बाय।